हेलो क्लास 12th, कैसे हैं आप लोग। कल हमने बात की थी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की, जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है क्वथनांक में उन्नयन, जो कि एक दूसरा अणुसंख्य गुणधर्म है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उससे समझने से पहले आपको क्वथनांक क्या होता है ये समझना पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट आखिर होता क्या है। ठीक, तो जब हम बात करते हैं क्वथनांक की, तो जूनियर क्लासेस में हमको तो इतना ही कहा जाता है कि क्वथनांक क्या होता है कि जिस ताप पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ करता है, यानी जिस ताप पर कोई द्रव आपका बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, वो उसका क्वथनांक कहलाता है। लेकिन क्वथनांक की जो वास्तविक परिभाषा है वो ये है कि जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है वो ताप उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। जैसे हमें पता है कि भिन्न भिन्न, यदि आपका टेम्परेचर डिफरेंट है यानी भिन्न भिन्न ताप पर प्रत्येक द्रव का जो वाष्प दाब है वो निश्चित होता है। ठीक है ना, कि प्रत्येक ताप पर सभी द्रवों का वाष्प दाब निश्चित होता है। और जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो आपका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता है, यानी ताप वृद्धि के साथ वाष्प दाब में भी वृद्धि हो जाती है। और एक ऐसी कंडीशन आती है जब वेपर प्रेशर बढ़ता जाता है, तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और वह ताप उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। ठीक, यानी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वाष्प दाब बढ़ेगा, और वाष्प दाब धीरे धीरे जब बढ़ता है तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, और जिस ताप पर उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा वो ताप उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। अब क्वथनांक में उन्नयन कैसे होता है। ठीक, तो क्वथनांक में उन्नयन में आपका, क्योंकि वाष्प दाब का एक अहम रोल है, तो हमने इससे पहले जब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ा था तो हमने बात की थी कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। ठीक, जब हम किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। अब वाष्प दाब घट गया तो उसको वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाने के लिए हमें अधिक ताप की आवश्यकता होगी। मैं इसको एक डायग्राम के आधार पर आपको बताता हूं। देखो, ये एक ग्राफ है टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में, वाष्प दाब और ताप के मध्य। अब ये जो एक लाइन हम ऊपर ले रहे हैं ये 1 atm की लाइन है एक वायुमंडलीय दाब की, यानी ये आपका वायुमंडलीय दाब है 1 atm प्रेशर। ठीक, अब हम कह क्या रहे हैं कि जो शुद्ध विलायक होता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है। मान के चल रहे हैं ये जो बिंदु है आपका B पॉइंट जिसको हम ले रहे हैं, ये किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और ये निश्चित होता है। एक निश्चित ताप पर किसी भी पदार्थ का या किसी भी द्रव का वाष्प दाब निश्चित होता है। अब जब हम इस द्रव को गर्म करते हैं, अभी हमने कहा कि जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो द्रव का वाष्प दाब बढ़ता है। इस द्रव को हम गर्म करना प्रारंभ कर रहे हैं तो धीरे धीरे इस द्रव का वाष्प दाब बढ़ेगा, और जिस ताप पर ये किसके बराबर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर 1 atm के बराबर हो जाएगा। ये जो आपका टेम्परेचर है ये कहलाएगा आपका इस शुद्ध विलायक का वाष्प दाब TB। ठीक, अब सॉरी क्वथनांक। अब क्वथनांक क्या है, देखो इसी ग्राफ से आप समझ जाओगे कि बॉइलिंग पॉइंट है क्या। हमने कहा कि प्रत्येक द्रव का वाष्प दाब निश्चित होता है, और जैसे जैसे हम क्या बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ा, वाष्प दाब बढ़ गया, और जिस ताप पर ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है वो उस द्रव का क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। अब हमने किया क्या, ये तो आपका विलायक था, शुद्ध विलायक। ठीक, अब हम इस शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला रहे तो हमारा क्या बन जाएगा, एक विलयन प्रिपेयर हो गया। तो जब इस शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, यानी हमने शुद्ध विलायक था इसमें कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया तो विलयन का वाष्प दाब घट गया, पॉइंट A पर आ गया, डिक्रीज हो गया। अब हम इस विलयन को गर्म कर रहे हैं
तो विलयन का भी वाष्प दाब बढ़ेगा। ये विलयन है आपका, विलयन का वाष्प दाब हमेशा विलायक की तुलना में कम होता है। ठीक, विलायक की तुलना में कम हो गया, क्यों हुआ? क्योंकि हमने अवाष्पशील विलेय मिलाया। इस विलयन को जब हम गर्म करते हैं तो विलयन का वाष्प दाब बढ़ता है, और जिस ताप पर इस विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा वो कहलाएगा इस विलयन का क्वथनांक। क्वथनांक बढ़ गया, देखिए, यानी वाष्प दाब घटा, आपका क्वथनांक बढ़ गया। इसी को हम कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। तो दो टॉपिक हमने बात की कि क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक है कि जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, इस 1 atm के बराबर हो जाएगा, वह ताप उस द्रव का क्वथनांक कहलाएगा। ठीक, अब उन्नयन कैसे होता है, यानी क्वथनांक बढ़ता कैसे है? जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय मिला दिया जाता है अवाष्पशील, तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। ये हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में डिस्कस कर चुके हैं क्यों घटता है। तो जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब घट गया। अब विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाने के लिए हमको अधिक ताप देना पड़ेगा, और जब अधिक ताप देते हैं तो विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसको हम कहते हैं क्वथनांक, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक का बढ़ना। ठीक, अब इस क्वथनांक में उन्नयन का जो डेरिवेशन है, जो व्यंजक है, अभी हम उसको डेरिवेट करेंगे। अब उससे पहले आप ये समझना कि जो शुद्ध विलायक है उसका वेपर प्रेशर हमेशा हाई होगा। ठीक, अगर हम जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, जैसे हम छोटी क्लासों में क्वथनांक की परिभाषा देते हैं कि जिस ताप पर उबलना प्रारंभ होता है, आप पानी को उबालो 50-60 डिग्री सेल्सियस में ही वो उबलना शुरू कर देगा, लेकिन पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री ताप पर जल का जो वाष्प दाब होगा, पानी का वेपर प्रेशर, वो किसके बराबर हो जाता है? 1 atm के बराबर हो जाता है। इसीलिए जल का क्वथनांक कितना कहा जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर ही जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक, अर्थात कि वाष्प दाब और क्वथनांक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर हम बात करें कि क्वथनांक जो है वो हमेशा वाष्प दाब के रेसिप्रोकल होता है, यानी अगर वाष्प दाब बढ़ गया तो क्वथनांक घट जाएगा। जैसे कुकर में खाना जल्दी बन जाता है, ठीक है ना, कुकर में खाना जल्दी बनता है, इसलिए उसको प्रेशर कुकर क्यों कहा जाता है? प्रेशर के कारण, क्योंकि वाष्प दाब बढ़ जाता है कुकर के अंदर। वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, यानी पानी जल्दी उबलने लग जाएगा। जो पानी 100 डिग्री में उबलता था वो और जल्दी उबल जाएगा, क्योंकि कुकर के अंदर वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? घट जाता है, सॉरी, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है वाष्प दाब के, कि जब हम ऊंचाई में जाते हैं या गहराई में नीचे की ओर जाते हैं तो वहां भी पानी के उबलने की दर अलग अलग हो जाती है, वो सब वेपर प्रेशर पर डिपेंड करते हैं। ठीक, अब हम क्वथनांक में उन्नयन के विषय में बात करते हैं कि जब हम किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। विलयन का वाष्प दाब घटेगा तो विलयन का क्वथनांक बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो जो डायग्राम अभी मैंने बनाया था, मैं दोबारा से उसी को प्रिपेयर कर रहा हूं, बना रहा हूं। आप इसको समझना कि ये 1 atm की लाइन है, यानी ये एक वायुमंडलीय दाब है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 atm। ठीक, ये टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर वेरी कर रहा है और इधर आपका वेपर प्रेशर वेरी कर रहा है। अब क्या हुआ देखिए, एक शुद्ध विलायक था हमारे पास। ठीक, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पहले ही ज्यादा होता है। आपको पता है, हमने बात की है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन की अपेक्षा अधिक होता है। ये शुद्ध विलायक है जिसका वाष्प दाब ज्यादा है। जब हम इस शुद्ध विलायक को गर्म कर रहे हैं तो इस विलायक का क्या होगा? धीरे धीरे वाष्प दाब बढ़ेगा और एक कंडीशन पर जाकर वो किसके बराबर हो जाएगा? एक स्थिति पर जाकर वो हो जाएगा वायुमंडलीय दाब के बराबर। ये कहलाता है शुद्ध विलायक का क्वथनांक T0B, क्योंकि क्वथनांक को T से शो करते हैं, TB से, तो T0B यानी शुद्ध विलायक का क्वथनांक। ये आपका विलायक है। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को हम किससे दिखाते हैं? P0 से। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को किससे शो करते हैं? P0 से। ठीक,
अब क्या हुआ कि हमने इस विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया तो एक विलयन प्रिपेयर हो गया। विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, ये डिक्रीज हो गया। अब विलयन को जब गर्म करते हैं तो विलयन का वाष्प दाब यहां से बढ़ना प्रारंभ होगा और इस बिंदु पर जाकर ये किसके बराबर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर। ये कहलाएगा विलयन का क्वथनांक, यानी टीबी क्या है, विलयन का क्वथनांक, और टी नॉट बी क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। अब क्वथनांक में कितना उन्नयन हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, क्वथनांक में उन्नयन को हम शो करते हैं डेल्टा टीबी से, यानी कितना परिवर्तन हुआ, ठीक, कितना बड़ा, तो उसको डेल्टा टीबी से शो किया जाता है। डेल्टा टीबी बराबर होगा जितना बड़ विलयन के क्वथनांक में से विलायक के क्वथनांक को यदि हम डिक्रीज कर दें, यानी टीबी माइनस टी नॉट बी, टीबी माइनस टी नॉट बी, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा डेल्टा टीबी, अर्थात क्वथनांक में उन्नयन। ठीक, ये कहलाता है क्वथनांक में उन्नयन, कितना इंक्रीज हुआ। अब क्योंकि जो क्वथनांक है, मैं आपको बता रहा हूं, जो टीबी है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वेपर प्रेशर पे। जो क्योंकि क्वथनांक किस पर निर्भर कर रहा है, वाष्प दाब पे, रेसिप्रोकल है, यानी ये वाष्प दाब पे निर्भर कर रहा है। वाष्प दाब घट रहा है तो क्वथनांक क्या हो रहा है, वाष्प दाब घट गया, क्वथनांक बढ़ गया, वाष्प दाब बढ़ गया तो क्वथनांक घट गया। और वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, क्योंकि एक अणुसंख्यिक गुणधर्म है तो ये मोलों की संख्या पे निर्भर करता है, मोलों की संख्या पे डिपेंड करता है। मोलों की संख्या ज्यादा होगी तो वेपर प्रेशर हाई होगा, मोलों की संख्या कम होगी तो वेपर प्रेशर लो होगा। और मोलों की संख्या यानी सांद्रता, मोलों की संख्या यानी सांद्रता, और सांद्रता को व्यक्त करने की इकाई मोललता मानी जाती है, अच्छी इकाई। तो हम कह सकते हैं कि वाष्प दाब जो है वो किस पर निर्भर कर रहा है, मोललता पे। तो कहीं ना कहीं जो डेल्टा टीबी है ये भी किस पर निर्भर कर रहा है, मोललता पे। तो हम कहते हैं डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू एम, और प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट लग जाता है जिसको हम कहते हैं केबी, तो केबी इंटू एम। ये जो डेरिवेशन आया डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, ये है क्वथनांक में उन्नयन का व्यंजक, जहां पर जो केबी है, केबी को कहा जाता है मोलल उन्नयन स्थिरांक, केबी को कहा जाता है मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक, अब ये डेरिवेशन आया कहां से, अभी वो भी एक्सप्लेन करता हूं। यहां तक आपको समझ में आया होगा कि जो क्वथनांक में उन्नयन है वो क्या है कि विलयन के क्वथनांक में से शुद्ध विलायक के क्वथनांक को माइनस कर देते हैं तो क्वथनांक में उन्नयन निकल जाता है। क्वथनांक में उन्नयन किस पर निर्भर करता है, वेपर प्रेशर पे, और वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा है, मोलों की संख्या पे। और जो मोलों की संख्या, किसी विलयन में जो मोलों की संख्या होती है वो उसकी सांद्रता को प्रदर्शित करती है। मोलों की संख्या ज्यादा है तो सांद्रता ज्यादा है, मोलों की संख्या कम है तो सांद्रता कम है। और सांद्रता जो होती है उसको व्यक्त करने की सबसे अच्छी इकाई आपकी मोललता मानी जाती है, स्मॉल एम। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू मोललता कह सकते हैं, और प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक आपका स्थिरांक लग जाता है केबी, जिसको कहा जाता है मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये डेरिवेशन आया कहां से। ठीक, तो मैं इस डेरिवेशन को डेरिवेट कर रहा हूं, गौर से देखना, आपकी बुक्स में शायद नहीं भी हो सकता है किसी बुक्स में, तो आप इस डेरिवेशन को बड़ी गौर से देखिएगा कि ये डेरिवेशन कैसे डेरिवेट हुआ। तो डेरिवेशन को निकालने के लिए फिर से मैं एक ग्राफ बनाता हूं छोटा सा, आप इसको समझना। ये टेम्परेचर की लाइन है, ये वेपर प्रेशर की लाइन है, ठीक, ये एक एटीएम की लाइन है, 1 एटीएम, ठीक हो गया। अब क्या है देखिए, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, हम मान के चल रहे हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हाई होता है, इसको गर्म करते हैं तो ये जिस ताप पर किसके बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर, यानी जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसको कहते हैं उस द्रव का क्वथनांक। मैं इसको टीबी से शो कर रहा हूं क्योंकि हम 3 ग्राफ बनाएंगे, तो ये विलायक का जो वाष्प दाब है इसको मैंने यहां पर शो कर दिया किसके, टीबी से। अब क्या हुआ, अब ये विलायक है तो इसका जो वाष्प दाब होगा वो होगा पी नॉट, क्योंकि शुद्ध अवस्था में है तो इसका जो वाष्प दाब होगा
वो होगा पी नॉट, ये वाला नहीं, हम जो 1 एटीएम पे जहां पर मिक्स होता है इसको कहते हैं हम पी नॉट। ठीक, अब हमने इस विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया, एक विलयन प्रिपेयर हो गया, और जिस ताप पर इस विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा वो इसका कहलाएगा क्वथनांक, जिसको हमने किससे दिखा दिया, T1 से। ये फर्स्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ आपका। ठीक, हमने कोई दूसरा अवाष्पशील विलय मिलाया तो एक दूसरा विलयन प्रिपेयर हो गया, और जिस ताप पर इस विलयन का वाष्प दाब 1 एटीएम के बराबर हो जाएगा वो कहलाएगा इस दूसरे विलयन का क्वथनांक। ये सेकंड सॉल्यूशन है, तो इसका जो ये क्वथनांक होगा इसको हमने शो कर दिया T2 से। ठीक, अब क्या है देखिए, मैं इसको नंबरिंग देता हूं, A, B और C, ऐसे इसको D, इसको E। ठीक, अब आपके पास एक विलायक है। ठीक, आपके पास एक विलायक है और 2 विलयन है आपके पास, विलयन फर्स्ट और विलयन सेकंड। अब ये ध्यान देना कि ये आपका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, ये पॉइंट जो है ये फर्स्ट सॉल्यूशन का, यानी इसको हम P1 मान लेते हैं, और ये आपका P2 हो गया, क्योंकि यहां पर इनके वाष्प दाब इक्वल हो जा रहे हैं। ठीक, अब गौर से देखना, यदि हम इस लाइन को, यानी फर्स्ट ग्राफ और सेकंड ग्राफ की ये जो लाइन है इसको हम स्ट्रेट लाइन मान के चले, इसको सीधी रेखा मान के चलते हैं, तो हमारे पास 2 त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप त्रिभुज हैं। मैं इसको राइट से अंडरलाइन कर रहा हूं, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। यानी हम यहां पर कह सकते हैं कि त्रिभुज कौन सा, ADB, ADB व त्रिभुज AEC व त्रिभुज ACE या AEC समरूप त्रिभुज हैं। ये दोनों कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं। ठीक, और हम जब समरूप, ये जो आपका समरूप त्रिभुज है इसका नियम लगाते हैं, तो इसका नियम क्या होगा, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD अपॉन AE, AD अपॉन AE। ये समरूप त्रिभुज का नियम लगा रहे हैं, AB अपॉन AC बराबर AD अपॉन AE। ठीक, अब आप देखना AB कितना है, AB अधिक में से कम को घटाएंगे, यानी AB है आपका T1 माइनस TB। A से B तक कितना है, अगर हम इसको देखें ये कितना है, ज्यादा में से कम को घटाएंगे तो कितना हो गया, T1 माइनस TB। और A से E तक की जो डिस्टेंस है ये क्या है, T2 माइनस TB, यह है T2 माइनस TB। तो हम लिख सकते हैं T1 माइनस TB अपॉन T2 माइनस TB लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो A से D तक की डिस्टेंस कितनी है, P0 माइनस P1। A से D तक अगर इसको देखें, यहां तक से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है P0 माइनस P1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P0 माइनस P1 डिवाइडेड बाय A से लेकर E तक की जो दूरी है वो क्या है आपका, P0 माइनस P2। तो इसको हम लिख सकते हैं P0 माइनस P2 लिख सकते हैं। अब देखो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ये फर्स्ट आया आपका T1 माइनस TB, तो पहला हो गया आपका T1 माइनस TB, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा TB1। यानी ये विलयन A का, फर्स्ट विलयन का क्वथनांक में उन्नयन है, ये पहले विलयन का क्वथनांक में उन्नयन है। ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा TB2, ये दूसरे विलयन का क्वथनांक में उन्नयन है, इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P1, और इसको लिख सकते हैं डेल्टा P2 लिख सकते हैं। अब आपको इस इक्वेशन में दिखेगा कि डेल्टा TB किस पर डिपेंड कर रहा है, दाब पे, तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P, डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। यहां तक ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। यानी जो क्वथनांक में उन्नयन है वो वाष्प दाब में परिवर्तन के समानुपाती होता है। ठीक, अब हम आ जाते हैं जो हमारा, इससे जो पहला वाला जो हमने वाष्प दाब में अवनमन निकाला था, मैं ग्राफ को मिटा देता हूं क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है अभी फिलहाल। अब हम क्या करते हैं, देखिए हम आ जाते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का सूत्र, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए कल हमने लिया था।
पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू क्या होता था एक्स बी यानी क्या हो जाता था डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू एम बी अपॉन डब्ल्यू बी। आप कल की वीडियो को देखना, उसमें आपको डेरिवेशन मिलेगा। यहां इसको पी नॉट बी लिखा था, मैं खाली पी नॉट से शो कर रहा हूं। ठीक, अब पी नॉट माइनस पी एस को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि पी नॉट माइनस पी एस है तो विलायक के वाष्प दाब में से विलयन के वाष्प दाब को हम घटा रहे हैं, तो क्योंकि परिवर्तन है तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू एम बी अपॉन डब्ल्यू बी लिख सकते हैं। अब हम डेल्टा पी कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा पी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो पी नॉट इंटू डब्ल्यू ए इंटू एम बी अपॉन क्या हो जाएगा एम ए इंटू डब्ल्यू बी लिख सकते हैं ऐसे। अब क्या होगा डेल्टा पी इज इक्वल टू, अब क्योंकि इसको एक साथ ले लेते हैं, पी नॉट इंटू एम बी, इसको हम एक साथ लेते हैं, इंटू क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू 1 अपॉन डब्ल्यू बी लिख सकते हैं। पी नॉट इंटू एम बी, पी नॉट इंटू एम बी इज इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू 1 अपॉन डब्ल्यू बी। अब आप देखना ये जो इधर की वैल्यू है ये वाली, ये है मोललता का सूत्र। ये किसका सूत्र है, मोललता का, विलेय का ग्राम्य भार बट्टे विलेय का अणुभार गुणा 1 विलायकता द्रव्यमान, तो ये मोललता का सूत्र है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट इंटू एम बी इंटू स्मॉल एम लिख सकते हैं। अब हमें पता है चूंकि जो पी नॉट है ये हमेशा फिक्स होता है, क्योंकि हमने कहा प्रत्येक द्रव का जो शुद्ध प्रावस्था में वाष्प दाब होता है वो निश्चित होता है, और जो एमबी है यानी विलेय का जो अणुभार है, अणुभार कभी नहीं बदलता, वो भी नियत है। तो ये दोनों तो कांस्टेंट हो गए। जब ये दोनों कांस्टेंट हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू एम, डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू एम। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक, अब डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू एम, इससे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी वो क्या थी, डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, ये तो था, ये फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी। इन दोनों में कंपेयर करते हैं हम, क्या हो रहा है, डेल्टा टीबी किस पर निर्भर कर रहा है, डेल्टा पी पे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू एम, डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू एम। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं या इसको ओपन करते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लग जाता है के बी इंटू एम। तो हमारा वही डेरिवेशन हमने यहाँ पर डेरिवेट करके आपको बताया कि किस प्रकार से ये इक्वेशन आई कहां से। बुक्स में, बहुत सारी बुक्स में सीधे सीधे ये लिख दिया जाता है कि क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है, लेकिन कैसे होता है ये वो इस पूरे डेरिवेशन के माध्यम से हमने आपको बताया। ये जो है ये है क्वथनांक में उन्नयन का व्यंजक, क्या था, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। केबी यहां पर कहलाता है मोलल उन्नयन स्थिरांक, केबी यहां पर है मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब ये मोलल उन्नयन स्थिरांक होता क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी जो है, क्योंकि एग्जाम में इसकी डेफिनेशन लिखने को आती है कि केबी जो मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। ठीक, तो उसके लिए हम फिर से वही फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। अब हम मान के चल रहे हैं यदि m इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, यदि विलयन की मोललता कितनी है, 1 है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी। जब विलयन की मोललता 1 हो तो केबी और डेल्टा टीबी का मान बराबर हो जाता है। अब हम क्या कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा हम जब लेते हैं तो हम कहते हैं यदि किसी विलयन की मोललता 1 हो, यदि किसी विलयन की मोललता 1 हो, यदि किसी विलयन की मोललता या उसकी सांद्रता 1 हो तो इस स्थिति में मोलल उन्नयन स्थिरांक, तो इस स्थिति में मोलल उन्नयन
स्थिरांक क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है। क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है। तो आप डेफिनेशन कैसे भी बना सकते हैं, उन्नयन के बराबर होता है। ये तो एक डेफिनेशन मैंने अभी यहीं पर बनाई कि यदि किसी विलयन की मोललता 1 हो तो इस स्थिति में जो मोलल उन्नयन स्थिरांक है वो क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है। अब आप, क्योंकि आपको एम की डेफिनेशन आप ले सकते हो, तो हम क्या कहते हैं कि यदि किसी विलयन में, एक डेफिनेशन और बना देता हूं कि यदि किसी विलयन में विलायक के 1000 ग्राम में, यदि किसी विलयन में विलायक के 1000 ग्राम में विलेय का 1 मोल उपस्थित हो, यदि किसी विलयन में विलायक के 1000 ग्राम में विलेय का 1 मोल उपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में जितना भी क्वथनांक में उन्नयन होता है वही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। ठीक है ना, कि जैसे हम कहते हैं ना 1m, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल विलेय घुला है। 1 मोल क्या है आपका, विलेय है, 1m है। अगर इसकी जगह पर 5m हो गया तो हम कहेंगे 1000 ग्राम विलायक में 5 मोल विलेय की है। ठीक, तो यहां पर क्योंकि हम मोललता कितनी लेके चल रहे हैं, 1, तो हम कहते हैं यदि 1000 ग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल उपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में जितना भी क्वथनांक में उन्नयन होता है वही क्या कहलाता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक की जो इकाई होती है वो होती है केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। तो जो मोलल उन्नयन स्थिरांक की जो आपका इकाई है, यूनिट है, वो होती है केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। अब जो मोलल उन्नयन स्थिरांक है इसकी वैल्यू जो है वो आपको न्यूमेरिकल्स में दी रहेगी। जहां पर भी कोई आंकिक प्रश्न करना होगा तो वहां पर ये आपको वैल्यू दी रहेगी। ठीक, अब हम लास्ट टॉपिक की ओर इसी में बढ़ते हैं, क्वथनांक व उन्नयन से संबंधित। हम कहते हैं विलेय के अणुभार का निर्धारण। विलेय के अणुभार का निर्धारण, क्योंकि कितने क्वेश्चन में अणुभार निकालना आता है, तो हम विलेय का अणुभार कैसे निकालेंगे, क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से। तो हमें पता है डेल्टा टीबी बराबर होता है केबी इंटू एम। सिंपल सा डेरिवेशन है। मोललता का आप जो फॉर्मूला होता है वो यहां पर आप रख दो, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू बी। क्योंकि हम ये ग्राम में ले रहे हैं, जिस समय ये ग्राम में दिया होगा तो आप 1000 से ऊपर 1 भी लिख सकते हैं आप। ठीक, अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमको विलेय का अणुभार निकालना है, विलेय का अणुभार यानी एमए, तो हम क्या करेंगे, एमए इज इक्वल टू, अब एमए की वैल्यू निकालेंगे हम। जब एमए की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, केबी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीबी इंटू डब्ल्यू बी। सिंपल सा तरीका है। जब आपको विलेय के अणुभार का निर्धारण करना हो, यदि विलेय का अणुभार निकालना है तो विलेय के अणुभार निकालते समय हम क्या करते हैं, विलेय का अणुभार क्या होगा, केबी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीबी इंटू डब्ल्यू बी। अब ये है क्या, देखो इनके बारे में, ये विलेय का अणुभार है, केबी क्या है यहाँ पर, मोलल उन्नयन स्थिरांक, डब्ल्यू ए क्या है, विलेय का भार, डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, डब्ल्यू बी क्या है, विलायक का भार। तो इस तरीके से आप किसी विलेय के अणुभार का निर्धारण कर सकते हैं। अब ये ध्यान देने की बात है कि जो अभी हमने ये फॉर्मूला निकाला, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, यानी क्वथनांक में उन्नयन का जो फॉर्मूला है ये केवल उन पदार्थों के लिए है जो विलयन में वियोजित और संयोजित नहीं होते हैं, यानी वैद्युत अनअपघट्यों के लिए ये समीकरण यूज होती है। वैद्युत अनअपघट्यों के लिए केवल अगर कोई पदार्थ विलयन में जाने पर वियोजित हो जाता है या संयोजित हो जाता है, क्योंकि वियोजित और संयोजित कौन होते हैं, वैद्युत अपघट्य। तो अगर कोई पदार्थ विलयन में मिलाने पर
वियोजित या संयोजित हो जाता है तो उसमें ये नहीं है, ये फॉर्मूला लागू नहीं होता है, वहां दूसरा सूत्र लगता है, उसके लिए हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।